गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विच फिजिक्स। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 का सबसे, अगर सही से देखा जाए तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पार्ट में एक बेहतरीन चैप्टर, एक मज़ेदार चैप्टर, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे प्यार से हम लोग EMI कहते हैं। जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे थे, या जिसे हम लोग किसी किसी बुक में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं, वहाँ क्या सीखा था हमने कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आता था। यानी वो कंसिक्वेंसेस था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो डेवलप कर दे रहा था मैग्नेटिक फील्ड को। अगर उसको हम बाद में अच्छे से समझ लेंगे कि क्यों कैसे हो रहा था, सारा चीज़ें हम समझेंगे, उन दोनों की आपस में रिलेशंस भी समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि करंट कैरिंग वायर, यानी करंट कैरिंग वायर के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किए थे, है ना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहा, उसका भी रीज़न हम समझा सकते हैं। क्योंकि करंट कैरिंग वायर आता है पोटेंशियल डिफरेंस से, और पोटेंशियल डिफरेंस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही, है ना। ये बात तो समझ में आ रहा है। लेकिन EMI क्या करेगा, तो EMI जस्ट उसका उल्टा है। यहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा या EMF डेवलप होगा। मतलब EMF विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और किसी किसी बुक में अच्छे से इसको समझते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा रहता है। एक्चुअली अगर हम मोर और लेस समझे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। तो ये बातें उसमें कही रहती हैं, है ना, ये बातें उसमें समझाई रहती है। तो हम लोग उस सारे टॉपिक को भी कवर करेंगे जो इसके लिए ज़रूरी है। जैसे अगर हम अभी बात किए, जो पहला हमने कहा कि ये उस टॉपिक को बताता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या EMF इंड्यूस होता है। EMF को आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ये आप लोग को पता है। ये इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज होता है। ये बात तो आप लोग जान रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है ये जानेंगे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये थोड़ा सा इसके बारे में रिकैप करेंगे हम लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं समझ में आएगा। ये बात तो समझ में आता है। मैग्नेटिक फील्ड तो आप लोगों को मोरलेस अच्छे से पता है, थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर पे आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले इसका नाम पहले दे देते हैं अच्छे से, प्यार से इसको बोलते हैं हम लोग EMI। और इसमें जो सबसे पहले हमको समझना है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसके लिए जो हमको पहले समझना होगा वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब सवाल उठता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या। तो कहता है कि कोई भी मैग्नेट, ठीक है, कोई भी बार मैग्नेट ले लें। क्या ले लें, बार मैग्नेट ले लें, जिसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कौन कौन से पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैग्नेटिक फील्ड ध्यान समझिएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, या कह सकते हैं इस मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड किस पैटर्न पर अरेंज है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो जिस लाइन से, एक्चुअली इमेजिनरी लाइन से, ध्यान से याद रखिएगा, इमेजिनरी लाइन है। ये कुछ उसी तरह से है जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, हाँ, किस तरह से आपका क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अरेंज है, उसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के थ्रू, तो ये आपका जो बनता है पैटर्न, या जो ये डायग्राम बना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे ही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसके प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थे, थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल नेवर मेक अ क्लोज लूप, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक अ क्लोज लूप। वो चार्ज के कारण वो क्यों नहीं क्लोज लूप बनाता था, रीजन ये है कि वो कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना।
कंडक्टर के सरफेस पर टर्मिनेट कर जाता था। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, निगेटिव पे टर्मिनेट कर गया। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ पोल को हमेशा पॉजिटिव पोल की तरह कंसिडर करके चलते हैं और साउथ पोल को हमेशा निगेटिव पोल की तरह कंसिडर करके चलते हैं। और यहां भी वही होता है, पॉजिटिव पोल से स्टार्ट होता है, निगेटिव पोल तक जाता है। लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया, वो ये है कि ये आपका मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है और मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन बदल जाता है। क्लोज लूप होना है तो डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही, और वो मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से किधर होता है, नॉर्थ पोल की तरफ। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बारे में वैसे ही कुछ बातें थी, जैसे कि टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन देगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का। फिर एक चीज और कहा गया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। थोड़ा सा वो IPL वाला सीजन चल रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ MFL। वो अलग बात है कि IPL कैंसिल हो गया, होता है, क्या करिएगा। तो सवाल ये, मतलब कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। मतलब जहां पर ज्यादा फील्ड लाइंस होगा यानी अधिक फील्ड लाइन होगा, जहां उसकी डेंसिटी अधिक होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। जिससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि इस पार्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये ऑलमोस्ट मोर और लेस एक थोड़ा सा रिकैप हमको मिल चुका है। जैसे वहां हमारा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस होता था, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। इसमें कोई शक, हाँ कोई शक नहीं है। तो सवाल उठता है अब यहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो ये भी वही कंडीशन को फॉलो करता है जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया करता था। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जब पढ़ते थे तो हमने क्या कहा था कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली। यानी किसी भी सरफेस पे नॉर्मली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर सकता है उसको हम लोग क्या कहते थे, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते। तो सेम यहां वही रहेगा, बस नाम बदल जाएगा, इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक। यानी कहने का मतलब क्या है कि इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली। क्या ये बात समझ में आ रहा है? चलो तो इसका एक डायग्राम देखते हैं। बात यह है कि कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर इससे पास करेंगे उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने यहाँ ड्रॉ किए हैं ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो आप ब्लू कलर से देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। आप उनको अगर गौर से देखें तो ये सारे आपके क्या हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो एक स्क्वायर सरफेस से, मोर और लेस स्क्वायर ही ड्रॉ हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, हम लोग मान के चलेंगे ये स्क्वायर है, ठीक है। इससे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं वो सारे हमने अभी फिलहाल यहाँ पे नॉर्मली लिए हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रहे हैं, ठीक है, इन सब को ही हम लोग क्या कहेंगे, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे अगर हम और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लेते हैं, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर आप ध्यान से समझो तो बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इससे क्रॉस नहीं कर पाए हैं और कुछ इससे क्रॉस कर रहे हैं। तो जितने इससे क्रॉस कर रहे हैं वही इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब अगर मान लो हम छोटा सरफेस लिए होते,
तो पहले जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे थे और अब जो क्रॉस कर रहे हैं, और एक चलो एक बड़ा सरफेस ले लेते हैं, एक बड़ा सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब बताइए ये जो हमारा सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है और ये सरफेस 3 है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वाले से थोड़ा कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, सेकंड वाले से उससे थोड़ा अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, थर्ड वाले से उससे अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी से क्रॉस कर भी नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? तो फ्लक्स किसकी अधिक होगी? तो फ्लक्स उसकी अधिक होगी जिससे अधिक से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस किया हो नॉर्मली। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि जो थर्ड वाला सरफेस है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास किया है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे हाई है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यानी मैग्नेटिक फ्लक्स दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। चलो एक चीज और समझते हैं। जैसे अभी तुम यहां पर देख पा रहे होगे, इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। अगर हम चाह रहे हैं कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम हो, तो यहां पर भी एक लाइन होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब सोचो, पहले इस रीजन में सिर्फ 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, अब इस रीजन में 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गया। यानी कहने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाने से वहां की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई। यानी एरिया बढ़ाए तो भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट इज मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज किया तो भी हमारा क्या समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। यानी दो चीजें तो हमको समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स B and A, where B is magnetic field and the A is area। क्या बात समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड पे और दूसरे एरिया पर। लेकिन किस तरह से, सवाल यह भी बाकी है कि किस तरह से। यह भी हमको समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली है। एरिया बढ़ा रहे हो तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ा रहे हो तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। ये बातें तो हमको समझ में आ रही हैं, लेकिन आखिर इसके फॉर्मूले क्या होंगे जिसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे? वो फॉर्मूला क्या होगा? सवाल ये उठता है ना? तो चलिए उसको देखते हैं। आखिर इसका फॉर्मूला क्या होगा वो समझते हैं हम लोग। अभी तक आप देख पा रहे हैं कि अभी भी सरफेस हमारा नॉर्मल है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर हम इस सरफेस को थोड़ा टिल्ट कर दें, मतलब इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच में कुछ एंगल हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा उसको समझते हैं। मतलब थोड़ा सा देखिएगा, अच्छे से समझना है।
इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस पे नॉर्मल नहीं है ना, इस सरफेस पे नॉर्मल नहीं है, इस सरफेस के नॉर्मल से कुछ एंगल थीटा बनाते हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आखिर इस केस में करेंगे क्या, इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको इस तरह से फील करेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान समझना है, इस मैग्नेटिक फील्ड का कितना वैल्यू इफेक्टिव इसके नॉर्मल है। जैसे मान लो आपने पढ़ा था जब मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ आपने मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा था कि 10 टेस्ला, 20 टेस्ला, 40 टेस्ला, 50 टेस्ला, 100 टेस्ला, इस तरह से हुआ करता था। तो उस 100 टेस्ला का कितना इफेक्टिव वैल्यू इसके नॉर्मल है, हमको सिर्फ उससे मतलब है। क्या बात समझ में आ रहा है? देखिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के नॉर्मल है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के नॉर्मल है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के नॉर्मल नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें पता ये करना है कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा इफेक्टिव वैल्यू, कितना वैल्यू इस सरफेस के नॉर्मल है। तो चूंकि ये एंगल थीटा है, तो हम ये समझ गए कि ये एंगल बी कॉस, ये वैल्यू बी कॉस थीटा होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बी कॉस थीटा ही हो, बस हमको बस ये याद रखना है कि वो सरफेस के नॉर्मल कितना है। ये बात समझ में आ रहा है? उसको हम आगे अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर भी बनता था विच इज वी साइन थीटा, बट बी साइन थीटा इज जस्ट लाइक पैरेलल टू द सरफेस। ये पैरेलल है सरफेस के, उसके नॉर्मल नहीं है, यानी बी का वो वैल्यू जो बी कॉस थीटा है वही इफेक्टिव वैल्यू जो उसके नॉर्मल है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अगर एंगल रहेगा तो क्या करेंगे। अब रहा बात इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका बनाया गया है कि फाई इक्वल्स होता है बी और इनटू जो उसका बी का वो इफेक्टिव वैल्यू बी कॉस थीटा इनटू ए। जैसे कि यहां हम लोग कर सकते थे बी इंटू ए, क्योंकि यहां इफेक्टिव पूरा का पूरा बी था, वहां इफेक्टिव वाले में कोई चेंज नहीं था, इसमें चेंज करना पड़ा। अब जरा ध्यान सोचो, जब भी तुम ऐसा कुछ देखते हो जहां दो वेक्टर, दो क्वांटिटीज कॉस के साथ आती है, तो मन में एक ख्याल चलता है कि क्या ये वेक्टर के फॉर्म में आ सकता। मन में सवाल चलता है, क्योंकि ए बी कॉस थीटा हमने पढ़ा है वो ए डॉट बी होता है ना। एफ एस कॉस थीटा पढ़ा है वो एफ डॉट एस होता था। एफ वी कॉस थीटा पढ़ा है पावर का फॉर्मूला जो कि एफ डॉट वी होता था। तो यहां भी मन में ख्याल चलना चाहिए कि आखिर ये जो बी ए कॉस थीटा है ये बी डॉट ए डॉट हो सकता है कि नहीं। ये एग्जैक्टली हो सकता है, ये होगा आपका बी डॉट ए डॉट, जहां बी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ए क्या है एरिया वेक्टर। थोड़ा सा यहाँ भी कंफ्यूजन है कि आखिर ये एरिया वेक्टर होता क्या चीज़ है, ये एरिया वेक्टर है क्या, तो इसको भी समझेंगे, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल फाई, जिसे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स अभी तक कह रहे हैं, जिसको नाम मैग्नेटिक फ्लक्स दिया गया है, ये कैसा क्वांटिटी निकला। तो ये निकल के आ गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी आ गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक हमेशा स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। फिर सवाल उठता है कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट दिया गया वेबर। क्या दिया गया? वेबर, जिसे WB से डिनोट किया जाता है। WB वेस्ट बंगाल नहीं, WB वेस्ट बंगाल नहीं है, यहाँ WB क्या है आपका वेबर है, जो कि यूनिट है किसका मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अभी तक हमारा ये रिजल्ट ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स का समझ में आया, फॉर्मूला और उसका यूनिट। अभी भी हम एक बात से अननोन है कि ये जो वेक्टर है ये एरिया वेक्टर है क्या। पहले इस सब को तुम नोट करो, उसके बाद हम लोग इसके आगे चलेंगे। अब रहा सवाल कि इस एरिया वेक्टर को थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया जाए, है ना।
तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से एकदम मन से करेंगे एक्सप्लेन। टाइम लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फील आए कि आप घर पर बैठकर साथ में पढ़ रहे हो, ये फील आनी चाहिए। फील आनी चाहिए कि हमको एक ही चीज़ समझ में आ रहा है। टाइम मैटर नहीं करता, टाइम डजंट मैटर। अब सवाल उठता है एरिया वेक्टर, जिसके बारे में भी हमको बातें करनी है कि एरिया वेक्टर है क्या। ये एरिया वेक्टर है क्या, कहता क्या है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एरिया के इक्वल होता है एंड इट्स डायरेक्शन। अभी हम यहाँ बातें नहीं किए थे, अभी हम वहाँ पहुँचेंगे उस पर, जैसे वहाँ पहले चल लेते हैं। एरिया वेक्टर है क्या, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एरिया के इक्वल होता है एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, जो भी कह सकते हैं, है ना। देखिए, जैसे मान लो हमने एक स्क्वायर माना, ठीक है, साइड एल ले लेते, ठीक है, एल साइड का एक स्क्वायर हमने माना, ठीक है। इस तरह से माना है, सॉरी एल स्क्वायर तो इसका एरिया आएगा, कि इस तरफ आपका एक्स, इस तरफ वाई, हाँ ठीक है, चलो वाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इस तरफ आपका ऑब्वियस जेड आएगा, है ना। इस केस में इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, तो एरिया वेक्टर इसका होगा, हमने क्या बोला पहले समझिए ध्यान से, सरफेस जो है या ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है उसका एरिया ले लो, तो भाई इसका एरिया तो एल स्क्वायर ही आएगा, और कुछ आ भी सकता है क्या, नहीं आ सकता। और किस डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द सरफेस, तो नॉर्मल टू द सरफेस आपके पास जेड है, एक्स और वाई में आपने प्लेन लिया है, तो जेड के अलोंग आपका नॉर्मल आ रहा है, तो ये आपका या तो के कैप होगा या तो फिर एल स्क्वायर माइनस के कैप होगा। माइनस के कैप क्यों, क्योंकि जेड का जो पॉजिटिव है वो भी इसके नॉर्मल है, जेड का जो निगेटिव है वो भी इसके नॉर्मल है। क्या ये बात समझ में आ रहा है। चलो एक और ले लेते हैं, मान लो एक डिस्क है, ठीक है, इधर x है इधर z है। अब इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, अब x और z पर जो परपेंडिकुलर होता है वो तो y ही होता है। अगर तुम ध्यान से सोचो तो तुमको y तो पता चल रहा होगा कि y अंदर ही जाएगा। ऐसे भी देखो, एक बताते हैं, बड़ा सिंपल सा है, आप लोग खुद से घर पे भी ट्राई कर सकते हो समझने के लिए, कि प्लस y अंदर होगा या माइनस y अंदर होगा, तो समझना है तो बड़ा ध्यान समझ सकते हो। आखिर ये z ऊपर आया कैसे होगा, तुमने पक्का इसको इस अबाउट रोटेट किया होगा, है ना, रोटेट किया होगा। तो ये रोटेशन ध्यान से देखना, ये रोटेशन z को ऊपर लेके चला आया, तो y अंदर चला जाएगा, है ना, तो अंदर पॉजिटिव y है, बाहर निगेटिव y है। उससे भी तो फिलहाल यहाँ कोई इशू नहीं बनता है। रीज़न ये है क्योंकि आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो इसका एरिया वेक्टर कितना बनेगा, इसका एरिया वेक्टर बनेगा पाई आर स्क्वायर जे कैप, या तो फिर हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ जे कैप, है ना। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो हमारे पास अब जरा देखो, यहां पर देखना ध्यान से, इस सरफेस में ये एरिया वेक्टर था, क्लियर है, ये एरिया वेक्टर था और ये बी वेक्टर था। तो ध्यान से देखो, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है फाई इक्वल्स
बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें थीटा किसका किसका एंगल है ये याद रखना जरूरी होता है कि बी और ए का। और दूसरा क्या याद रखना है कि एरिया फील्ड का वही कंपोनेंट यूज करेंगे, फील्ड का वही कंपोनेंट यूज करेंगे जो ए के अलोंग हो, मतलब एरिया वेक्टर के अलोंग। जैसे अगर हम मान लेते हैं, माना हमने एक सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर 5 जे कैप है, ठीक है, और एक फील्ड हमने माना 3 आई कैप और 4 जे कैप, ठीक है। तो सवाल ये उठता है, ऐसे तो ये इजी भी है, आप डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये 5 4 20 हो जाएगा। लेकिन हम बता रहे इसको ऐसे सोचने के लिए कि देखो यहां आई कंपोनेंट भी है और जे कंपोनेंट भी है, लेकिन कौन सा कंपोनेंट एरिया के अलोंग है? तो एरिया किधर दिया हुआ है? जे कैप की तरफ, यानी वाई एक्सिस की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का ये जो 4 वाला कंपोनेंट है वो किसके अलोंग है? मैग्नेटिक एरिया के अलोंग है। तो इस केस में आपका फ्लक्स 20 हो जाएगा, और 20 के साथ क्या लगेगा? तो 20 के साथ वेबर लगेगा। तो ये हुआ हमारा फ्लक्स का। ये हुआ हमारा फ्लक्स के बारे में जानकारी, है ना। अब सवाल ये क्या, कोई पूछेगा एरिया वेक्टर क्या है, तो बता सकते हैं। और देखो बेसिकली ये एरिया एज ए वेक्टर होता नहीं है, ठीक है, हम लोग यहाँ कंसीडर उसको करते हैं, है ना। एरिया को जब भी हम ऐड करते हैं वो न्यूमेरिकली ऐड होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ मान के चलते हैं कि एक ऐसा वेक्टर है जो एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और उसके सरफेस पे नॉर्मल है ना। जैसे देखो एक बात समझाते हैं, देखो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, आपके पास बहुत सारे सरफेस है, यहाँ पे क्यूब है, चूंकि इसका नाम दे देते हैं हम लोग ओ ए बी सी डी ई एफ जी। अब बहुत ध्यान से समझना इसमें, चूंकि ये सरफेस ऐसा है जो कि क्लोज है ना। तो इस केस में एरिया वेक्टर आप लोग जैसे कि याद होगा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था कि इस केस में एरिया वेक्टर शुड बी नॉर्मल एंड आउटसाइड द सरफेस। क्या ये बात याद है आप लोग को? आउटसाइड द सरफेस, ये याद होगा, ये तो आपको पूरी तरह से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनाया है, इस टाइप के बोर्ड्स लेवल पे भी पूछे जाते हैं, जेई लेवल पे भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है, कंसेप्ट यही है, एरिया वेक्टर ही यूज होता है, बस पूछने के क्वेश्चन का लेवल अलग हो जाता है। देखिए अगर हम इस क्यूब को ए साइड का मान लें, है ना, साइड कितना मान लें हमने? ए माना है, ध्यान से समझना। अगर हम ए साइड का मान लें तो इस सरफेस का, जिसका नाम हमने ए बी ई एफ रखा है, इसका एरिया वेक्टर ए स्क्वायर आई कैप आएगा, पॉजिटिव की तरफ, इस सरफेस पे नॉर्मल बाहर की तरफ। वैसे ही जब हम ये फर्स्ट सरफेस का निकालें, फिर वैसे ही जब हम लोग सी डी जी ओ का निकालेंगे, सी डी जी ओ का निकालेंगे,
तो इसका एरिया वेक्टर तो ए स्क्वायर ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर नहीं होगा, बट डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, वेक्टर ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर होगा? तो इस सरफेस के नॉर्मल यानी निगेटिव की तरफ। अब ध्यान से सोचो, इन दो सरफेसेज के एरिया आपस में अपोजिट हैं, है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास 6 सरफेस है और हर के लिए एक दूसरा अपोजिट है, और जिसमें से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा। सोचो ज़रा ध्यान से कि इस सरफेस की बात करते हैं BCDE की, इसका ए स्क्वायर प्लस जी आएगा। फिर इसकी बात करते हैं OAFG की, इसका ए स्क्वायर माइनस जी आएगा, वो भी कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। सेम केस आपका के लिए भी होगा। यानी अगर एरिया वेक्टर के हिसाब से ऐड करें तो इस क्यूब का कोई एरिया वेक्टर ही नहीं बनता है, ओवरऑल इसकी एरिया वेक्टर जीरो हो जाती है। इसलिए आप लोग पढ़े भी हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लोग क्लोज सरफेस के लिए निकालते हैं वो जीरो होता है। रीज़न यही है कि वहाँ ई ए कॉस्ट होता है, एरिया वेक्टर ही जीरो हो गया, ए डॉट ही जीरो है, मतलब ए वेक्टर ही जीरो है, खत्म काम, कहानी खत्म। तो ये हम लोग वहाँ स्टडी किए, एज पर वेक्टर इसकी एरिया वेक्टर जीरो हो जा रही है। लेकिन क्या इसकी कुछ एरिया नहीं है सरफेस एरिया? इसका सरफेस एरिया होता है जिसके फॉर्मूले को हम लोग स्टडी किए हैं 6a²। तो हम ये नहीं कह सकते कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, हम ये कह सकते हैं कि हमने ए वेक्टर एक ऐसा ऑप्ट किया है जिसका मैग्नीट्यूड एरिया के इक्वल है और जो उसका डायरेक्शन उसके सरफेस पे नॉर्मल है। ये बात समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से सुन लेते हैं कि हमने जब इस पूरे सरफेस एरिया को ऐड किया तो मेरा ओवरऑल एरिया वेक्टर इस पूरे क्यूब के लिए जीरो हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? जीरो हो गया। अब एरिया तो जीरो हो नहीं सकता, क्या एरिया इसके पास नहीं है? एरिया है, जीरो कैसे होगा? तो हम करेंगे क्या? तो हम ये किए और ये समझें कि एरिया वेक्टर एग्जैक्टली एक छोटा कोई वेक्टर है, एक अपने मन से माना एक वेक्टर है जो उसके सरफेस के नॉर्मल होता है और उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, और जब ज्योमेट्री में हम ऐड करते हैं तो उसको एज ए स्केलर ऐड करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? चलिए तब हम लोग अब आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कदम रख सकते हैं, है ना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे, बात समझ में आ गई? चलो अब इसके बाद आता है EMI की बातें। याद होगा जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे थे, याद आ रहा है? तो इसमें हम लोग ने किया था एक ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या किया था हमने? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। आप जाके देख सकते हैं मैग्नेटिज्म वाले वीडियोस में, उसके फर्स्ट लेक्चर में ये इंक्लूडेड है। आप ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट वहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर क्या है ये, या फिर उसको दूसरे सेंस में भी आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं उसको। ये क्लास 10th की चीज़ें हैं, हाँ एग्जैक्टली क्लास 10th में था। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है क्या? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बताया गया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के पैरेलल अगर कोई मैग्नेटिक नीडल रख दो जिसमें से कि करंट कैरिंग वायर में करंट आपका साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा हो तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, विच गिव्स अस एन आइडिया दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। कहने का मतलब कि करंट कैरिंग वायर के चारों ओर कम से कम एक मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो जरूर होगा जिसके कारण मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट किया, क्योंकि मैग्नेट को डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक फील्ड ही कर सकता है। क्या बस में आ रहा है? लेकिन वहां मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आया? करंट के कारण। तो वहां हमने इसको समझा था इस एक्सपेरिमेंट से। EMI में क्या आया? EMI में आया एक फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक्सपेरिमेंट देखा क्या इन्होंने?
कि मान लो एक लूप है जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, और जब देखा गया इसके पास कोई मैग्नेट लाया जा रहा है या दूर ले जाया गया, तो इस केस में यहां डिफ्लेक्शन हुआ। किसमें डिफ्लेक्शन हुआ? तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, when there is a relative motion in between the coil and the magnet, then the galvanometer shows deflection. galvanometer deflects. galvanometer क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन कब? जब रिलेटिव मोशन था किसके बीच? कॉइल और मैग्नेट के बीच। रिलेटिव मोशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वो चले, बेचारा ये भी चल सकता था, वो भी हम बातें करेंगे। तो देखा कि जब ये डिफ्लेक्शन इसमें हुआ तो इसमें करंट जनरेट हुआ। क्या ये बात समझ में आ रहा है? करंट जनरेट हुआ, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमने किया क्या, उससे कारण क्या हुआ, ये समझ में आया हमको। हमने किया क्या? मैग्नेटिक फील्ड को इसके कम या अधिक किया। जब इससे नज़दीक ला रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही थी, जब दूर ले जा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी घट रही थी। उन दोनों केसेस में यहाँ करंट आया, डिफ्लेक्शन हुआ, यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो करंट जनरेट होता है। ठीक है, फिर सोचा गया कि चलो कुछ और करके देखते हैं, कुछ और करते हैं। देखो मान लो ये करंट कैरिंग वायर है और ये लूप है। जब इस लूप को रिलेटिव मोशन रखा गया इससे, मतलब लूप को आगे और पीछे किया गया, तो भी इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, मतलब ये डिफ्लेक्ट्स, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स, यानी यहाँ भी करंट जनरेट हुआ। फिर देखा गया कि अगर इसके करंट को ही हम चेंज कर दें, देखो इसका सेटअप कैसे था, कुल मिलाकर इस तरह से। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इसमें ये जो आप यहाँ पर लगा देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं रियोस्टैट या वेरिएबल रजिस्टर, जिसपे इस की को मूव करवाकर इसके करंट के वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, यानी आई का वैल्यू चेंज हो सकता है। एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन आई, देन अ करंट इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल, व्हेन अ करंट चेंज इन द फर्स्ट कॉइल, then current induced in the second coil. Overall above examples, जितना भी आप एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं, इनसे हमें एक बात तो समझ में आया कि भाई चेंज होना किस चीज का है, तो मैग्नेटिक फील्ड का। क्या बात समझ में आ रहा है? ये मोशन आगे जाए पीछे जाए, मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हुआ। यहां तुमने इस कॉइल को इस वायर के नजदीक लाया, दूर लेके गए, दोनों के केस में मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हुआ। इस वाले के केस में तुमने करंट चेंज किया, मोर और लेस इसका मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हुआ। यानी हमको एक तो चीज समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो कहीं ना कहीं हमारा क्या कहते हैं, करंट इंड्यूस्ड होगा। एक बात समझ में आ गया पहले कि करंट इंड्यूस होने के लिए पहला फैक्टर क्या है कि बी में चेंज होना चाहिए। फिर एक चीज और देखा गया, ये समझते हैं आप लोग, क्रॉस है तो वो इनवर्ड होगा, डॉट है तो वो आउटवर्ड होगा, ये बातें तो समझ में आती हैं आप लोग को, आती है ना।
क्रॉस मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, आउटवर्ड है सॉरी। अब इसके अंदर जब लूप को ले जाया गया तो भी इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ। अब क्या हो रहा है, ध्यान समझना, जब ये लूप अंदर जा रहा होगा, शुरुआत में तो इस लूप से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा था जब तक इसके बाउंड्री पर था। जैसे जैसे ये अंदर इंटर करता गया, इसके अंदर पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ते गए, है ना। लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बढ़ना या घटना मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एरिया पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एरिया इंक्रीज कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का। यानी दूसरी बातें एक चीज और समझ में आई कि एरिया का अगर चेंज हो तो भी करंट इंड्यूस्ड हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं किसी को। चलिए ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट देखा गया। एक इसके अंदर सॉरी एक इसके अंदर कॉइल लिया गया एंड इट कॉइल रोटेटेड सच दैट, इस कॉइल को इस तरह से रोटेट किया गया कि इसके एक्सिस को रखा गया पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसमें करंट का कोई इंडक्शन नहीं हुआ, इसमें करंट नहीं आया। लेकिन जब इसी तरह से एक दूसरे कॉइल को इस तरह रोटेट किया गया कि इसका एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो देखा कि करंट इंड्यूस्ड होना शुरू हो गया। बातें समझ में आ रही हैं? देखो जरा ध्यान से, हुआ क्या, इस कॉइल का एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है ही, इन दोनों के बीच में भी 0 डिग्री एंगल है। क्यों 0 डिग्री एंगल है? फील्ड भी अंदर और एरिया वेक्टर भी अंदर। अब जरा सोचो कि ये रोटेट किया होगा, अगर ये रोटेट किया होगा और चूंकि फील्ड लाइन अंदर की तरफ थी इनवर्ड, तो कहीं ना कहीं इसके एरिया वेक्टर और फील्ड में एक एंगल बनना शुरू हो गया। डेट मीन्स कि एंगल चेंज होना शुरू हो गया, तो भी करंट इंड्यूस्ड हुआ। मोर और लेस अगर तुम इसको ध्यान से समझो तो हमने पढ़ा है फाई, जिसका फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। अगर इस पूरे चीजों से समझ में अगर हमको आए तो यही आता है कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन BA और थीटा, देन द इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक करंट क्यों आएगा? क्योंकि EMF आता है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट आने से रहा। ये बात तो आपको भी समझ में आती है। तो ओवरऑल हमको एक चीज़ समझ में आया फैराडे के एक्सपेरिमेंट से, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन EMF इंड्यूस्ड इन इट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो ये फैराडे का पहला लॉ हुआ, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, मतलब इसको मिटा रहे हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे फैराडे लॉ, है ना। और दूसरा चीज, और ये तभी तक रहता है जब तक चेंज हो रहा होता है। चेंज होना बंद हुआ, मैग्नेट EMF बंद हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, तो नोट करते हैं फैराडे when there is any change in magnetic flux linked with coil, then induced EMF
इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। ये पहला लॉ हुआ, ठीक है। अब दूसरा सवाल कि आखिर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा कितना। फिर एक चीज और इसमें की, एंड इट लास्ट्स till when the flux change in flux continues, change in flux continues। क्या बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब दूसरा लॉ क्या था? फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस डिपेंड करता है रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, यानी ई जो है ये डिपेंड करता है किस पे? रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर ईएमएफ आया है तो करंट भी आएगा, तो करंट कितना होता है? तो एज आई हम लोग जानते हैं वो ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, देन आई इक्वल्स हो जाएगा 1/R इनटू d∅/dt। आपने यहाँ पर एक चीज़ तो गौर किया होगा, हमने ईएमएफ में मॉड लगाया हुआ है। इसके बारे में अभी बात करेंगे, एक लॉ है लेंज लॉ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले हम ये समझते हैं कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। तो वो होगा रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, और करंट का ये फॉर्मूला हो गया। दो चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है, बात हम ध्यान समझना। करंट जीरो तभी हो सकता है जब R इन्फिनिटी हो। अगर R आपका टेंस टू इन्फिनिटी हो, I जीरो हो जाएगा। पहला कंडीशन याद रखना है जो कि इंसुलेटर में वर्क करेगा। और इफ सर्किट इज ओपन, इफ सर्किट इज ओपन तब भी I जीरो होगा। लेकिन ये बात एकदम हमेशा मन में एकदम बैठा के चलो, इट कांट बी जीरो। ये हमेशा डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा डेवलप होगा जब फ्लक्स का चेंज होगा। लेकिन करंट जीरो हो सकता है उन दो केसेस में जब आपका R इंफिनिटी हो, दैट इज इंसुलेटर, एंड द व्हेन सर्किट इज ओपन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आज हम लोग फैराडे लॉ तक ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग लेंज लॉ पे डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए आप लोग बिच फिजिक्स के साथ, और इस पर आपको हर एक चैप्टर का, आशा करते हैं हर एक चैप्टर का आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। टाइमिंग का कोई बाउंडेशन नहीं है, पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। साथ बने रहिए, पढ़िए और लगे कि क्लास में पढ़ रहे हैं।